अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। टॉपिक वही कल वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने सेकंड एलिमेंट डिस्कस किया था, लेकिन स्टूडेंट ने पर्सनल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मुझे ये फील हुआ कि मतलब स्टूडेंट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री की सही समझ अभी तक को नहीं आई है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसीलिए जाहिर ही बात है इसमें डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट को आती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस ही है, एक्सिस लाइन है, लाइन लाइन। कौन सा लाइन? कल मैंने आप लोगों से कहा था कि फैन के नीचे बैठ जाइए, फैन को देखते जाए, ठीक। और इस फैन का जो ऊपर रॉड है उसको नीचे भी कंसिडर कर ले कि ये ऊपर से गुजर के नीचे आया और आपने इसको पकड़ा है। यही रॉड, यही जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो जब हम वो फैन को रोटेट करते हैं कितने डिग्री तक, 360 डिग्री तक, तो ये कितने दफा अपने जैसे नजर आता है? 3 दफा। 360 तक जब पहुंचता है तो 3 दफा अपने जैसे नजर आता है। तो अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कहते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 दफा अपने जैसे नजर आता है 360 डिग्री तक रोटेट करने पे। सही। तो पहली दफा कब एक जैसे नजर आएगा, अपने जैसे नजर आएगा? 120 पे। पहले ये 120 पे अपने जैसे नजर आएगा, फिर 240 पे, और फिर 360 पे। इसी तरह की स्टोरी 180 और 90 डिग्री की भी है। अगर एक क्रिस्टल 90 डिग्री रोटेट करने पे अपने जैसा नजर आ जाए तो वो 4 दफा उस डायरेक्शन में 4 दफा अपने जैसे नजर आएगा 360 तक रोटेट करने पे। 4 दफा। तो उसको हम कहते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि वो 4 दफा अपने जैसे अपीयर होगा। तो फर्स्ट टाइम कब अपीयर होगा? 90 डिग्री पे। और हर 90 के बाद ये अपने जैसे अपीयर होता जाएगा, अपीयर होता जाएगा। तो ये एन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने कल बताया था। ठीक। जिस एक्सिस में आप रोटेशन करते हैं, मतलब 360 को डिवाइड कर दे, किस मिनिमम एंगल पे ये अपने जैसे नजर आता है। तो एक डायरेक्शन में 120 पे नजर आ रहे, तो इधर 120 लिखेंगे, 360 बाई 120। दूसरे डायरेक्शन में 90 पे नजर आ रहे अपने जैसा, तो इधर लिखेंगे 90, तो 4 आंसर आएगा। फिर इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, एफ एन इज 2। अगर ये एन का आंसर 2 आए, लेट सपोज, इसका मतलब है हमने नीचे क्या लिखा होगा? 180 लिखा होगा। तो फर्दर पूरा रीड कर ले, एफ एन इज 2, इट इज कॉल्ड टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड symmetry or diet axis. An object will give similar appearance by rotating it at 180 डिग्री। 180 डिग्री पे रोटेशन पे ये अपने जैसे अपीयरेंस देगा। फिर हमने क्यूब का एग्जांपल किया था। ठीक। तो C4 क्यूब में कौन सा है? ये देखो, ये लाइन, ये आप लोगों के पास जो क्यूब है उसका जो फेस है, फेस इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से गुजर रहा है। तो ये कितने फेसिस से गुजर रहा है? 2 फेसिस से। ये जो लाइन है ये 2 फेसिस से गुजर रहे हैं। देखो, एक ये और ये। तो जाहिर बात है फेसिस तो 6 है। फेसिस कितने हैं? 6। और ये कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है? ये C4 कहलाता है। क्यों C4 कहलाता है? तो देखो, जब हम इस क्यूब को ऐसे 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 रोटेट करते हैं ना, तो ये जो क्रॉस है ये ऐसे आएगा, ये क्रॉस आएगा, ऐसे रोटेट होगा होगा और इधर तक पहुंचेगा। कब इधर तक पहुंचेगा? 90 पे। तो जब ये क्रॉस वाला जो कार्नर है, ये क्रॉस तो नहीं है असल में, मतलब ये तो कार्नर है, ये जो कार्नर है ये इस कार्नर तक 90 पे पहुंचेगा। तो फिर दोबारा 90 पे ये कार्नर पहुंचेगा इधर तक।
फिर दोबारा 90 पे यही क्रॉस पहुंचेगा इधर तक और फिर 90 पे पहुंचेगा अपनी जगह तक। तो जब हम 4 दफा 90 90 90 मिला ले तो 360 आता है। तो ये इस वे से रोटेट करने पे 4 दफा अपने जैसे अपीयर होता है, इसीलिए इसको C4 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? C4। और ये C3 है। C3 कहाँ से गुजर रहा है? जो आप लोगों के पास क्यूब है, अगर नहीं है तो देखो ये कार्नर, ये जो एक्सेस है, अब C4 वाले एक्सेस कहाँ से गुजर रही थी? C4 की जो एक्सेस है क्यूब में वो गुजर रही है फेस के सेंटर से, फेस के सेंटर से। तो ये एक एक्सेस है, रिमेंबर, ये दो नहीं है, ये एक है। इसी तरह दो और भी होंगे। अच्छा, ये जो C कौन सा है? ये जो C3 है, C3। अब ये जो C3 है, देखो ये दो कार्नर से गुजर रहे हैं। कितने कार्नर से? एक ये और एक ये कार्नर है। तो ये दो कार्नर से गुजर रहे हैं। अब जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे, तो ये 120 पे अपने जैसे नजर आएगा। 90 पे नहीं, बल्कि 120 पे अपने जैसे नजर आएगा। और ये जो एक्सेस है ये गुजर गए हैं कितने कितने वर्टेक्स से, कितने कार्नर से? ये दो कार्नर से अब गुजरा है, देखो सही है, दो कार्नर से गुजरा है। और ये जो C2 वाला है ये एजेस से गुजर रहा है। C2 वाला कहाँ से गुजर रहा है? एजेस से, दो एजेस से गुजर रहा है। ये देखो C2 का क्या मतलब है, तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए हैं C2 की समझ कि क्या समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आज ये न्यू लेक्चर इधर से है, ठीक। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नंबर 3 को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री की डिफिनीशन से पहले पहले आप लोग ये डायग्राम देख ले, तो फिर आसानी से समझ आ जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये है, ये क्रिस्टल के दरमियान में एक पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट, ठीक, जो कि इक्वल फासले पे होता है, इक्वल फासले पे होता है अपोजिट फेसिस से। रिमेंबर, किन फेसिस से? अपोजिट फेसिस से। इस पार्टी का, इस पॉइंट का, इस फेस से जो फासला है और इस फेस से जो फासला है, ये फासला इस फासले के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह यही पॉइंट इधर जो फेस के साथ इसका जो डिस्टेंस है और नीचे फेस के साथ जो डिस्टेंस है, इसके साथ ये बराबर होगा। और ये पूरे क्रिस्टल में एक स्मॉल यूनिट में ये एक ही हो सकता है। ये बाकी दानूर डेढ़ डेरू, चलो मैं दोबारा पूछते में चला गया, ये बाकी ज्यादा थे, सही। ये बाकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो ज्यादा होते हैं, ठीक। हो भी सकते हैं ज्यादा, एक भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक होगा। ये हर क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ एक होगा, सिर्फ वो एक होगा। तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने थे? प्लेन प्लेन हमने कल पढ़ लिए थे, 9 थे। और क्यूब में 9 थे, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल 13 है। 6 ये है, क्यूब में C2, 4 ये है और 3 ये है। 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 22 हो गए। और एक हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब आप लोग ये रीड कर ले, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल सच दैट any line drawn through it will meet the crystal at equal distance on either side. Or in other words, center of symmetry is a point at the center of the crystal which is equidistant from two opposite faces of a crystal. It must be noted that crystal may have number of planes. Planes ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सिस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जस्ट फिनिश की है क्रिस्टल्स की, वो कौन सी प्रॉपर्टी? सिमेट्री। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप मीन डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जाहिर बात है, ये तो इसकी बेसिक डिफिनीशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेसिक डिफिनीशन हमने ये की थी।
तो इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे जाएंगे। सही। तो इसमें एक्स एक्सिस के दरमियान जो फासला है आयन्स या मॉलिक्यूल्स या एटमों के दरमियान, वो हमेशा एक जैसे होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो फासले हैं वो हमेशा एक जैसे होंगे, जेड एक्सिस के आपस में सेम होंगे। ठीक, ये तीनों अगर आपस में, अगर ये एक्स वाई और जी बराबर है तो ये क्यूब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्यूब। क्यूब में हर साइड के पार्टिकल का हर एंगल और हर लेंथ बराबर होता है। ठीक, हर लेंथ और हर एंगल क्या होता है? बराबर बराबर होता है। एंगल उसमें क्या होता है? 90 90 90। अच्छा, तो डेफिनेट शेप, क्यूब डेफिनेट शेप होता है। एक तो ये है कि पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं, इक्वल फासले पे होते हैं। दूसरी बात ये है फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। ठीक, डेफिनेट शेप इज बिकॉज ऑफ फिक्स पोजीशन, फिक्स्ड एंड रेगुलर पोजीशन, नो मोशन। अब ज्योमेट्रिकल शेप किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता? इंडिपेंडेंट ऑन, तो डिपेंड नहीं करता मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, मेथड आगे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन पे, कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन पे टेम्परेचर ज्यादा करना, टेम्परेचर प्रिपरेशन के दौरान प्रेशर ज्यादा करना, प्रिपरेशन के दौरान टेम्परेचर ज्यादा करना, कम करना, इम्प्योरिटी ऐड करना, इस पे डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। क्रिस्टल के साइज पे, पार्टिकल के साइज पे नहीं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज पे नहीं, एटम मॉलिक्यूल और आयन के साइज पे नहीं, बल्कि क्रिस्टल के साइज पे। मतलब आपने सोडियम क्लोराइड बड़ा पीस लिया, छोटा पीस लिया, ठीक, उसको पाउडर में कन्वर्ट किया, देखो वेरी फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर भी अंदर जो इंटरनल, जो इंटरफेशियल एंगल्स है, जो इंटरनल डिस्टेंसेस है आयन मॉलिक्यूल के दरमियान, वो चेंज नहीं होंगे। सही है। तो क्रिस्टल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने पे भी, तो ये क्रिस्टल का साइज, क्रिस्टल के साइज पे डिपेंड नहीं करता क्या? ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप इंडिपेंडेंट है किन चीज़ों पे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन पे, और पाउडर बनाने पे। ठीक, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? तो बिकॉज इंटरफेशियल एंगल्स ऑलवेज रिमेन द सेम, ऑलवेज रिमेन द सेम। अब डिपेंड किस चीज पे करता है? तो नेचर पे, जाहिर बात है। सोडियम क्लोराइड का अलग नेचर है, ग्रेफाइट का अलग नेचर है। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्यूबिक देता है और ये हेक्सागोनल देता है। अच्छा, और ये बात है कि अगर आपने सॉलिड क्रिस्टल लिया और उसका टेम्परेचर आप ज्यादा करते हैं तो दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में जा सकता है, दूसरा क्रिस्टल शेप अडॉप्ट कर सकता है, और उस टेम्परेचर को भी हम पढ़ेंगे, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल, एक क्रिस्टलाइन शेप दूसरे क्रिस्टलाइन शेप में चेंज हो जाए। तो सॉलिड के वक्त, सॉलिड जब बना, फिर उस सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो फिर दूसरे क्रिस्टलाइन शेप में जा सकता है। ठीक, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन मैटर नहीं करता। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसी कहते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसी कहते हैं कि रेंज में नहीं होगा, और ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर विल नॉट राइज, टेम्परेचर विल नॉट राइज हो। So a sharp melting point is another characteristic property of whom? Crystalline solid हो। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल के दरमियान फासले बराबर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इक्वल होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होते हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे से साइमल्टेनियसली अवे जाते हैं। देखो, ठीक, अपने अपने पोजीशन छोड़ते हैं बैक वक्त। क्यों बैक वक्त? क्यों सेम टेम्परेचर पे? क्योंकि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम थी। ठीक, ये तो रेगुलर अरेंज है, ये तो अमार्फस नहीं है। तो ये अब क्या होगा? एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होगा, एंड ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर डज नॉट राइज। अगर मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर राइज नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल पेवर क्रिस्टल है। सही। अच्छा, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, वॉल्यूम राइज हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम तो राइज होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे।
सो द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हीट कहाँ चली जाती है, ये पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को वीक करता है, अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करता है, वीक करता है। सही। तो ये स्लाइड भी हमने पढ़ लिया, इससे पहले वाला स्लाइड भी हो गया। दो एक्स्ट्रा पॉइंट अभी हमने पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल शेप और क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अब आते किसकी तरफ हो, क्लीवेज प्लेन की तरफ। अच्छा, क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज प्लेन क्या है, पहले क्लीवेज क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ क्रिस्टल टू ब्रेक अलोंग स्मूथ प्लेन्स। क्रिस्टल की टेंडेंसी ये है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्लीवेज प्लेन का ताल्लुक फोर्स और प्रेशर से है, कि जब आप क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्मूथ प्लेन पे डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। और वो प्लेन पैरेलल होते हैं किसके, टू द जोन, किस जोन के, जहां पे वीक बॉन्डिंग होगी, जहां कमजोर बॉन्डिंग होंगे, जहां वीक होंगे, उसी जगह पे ये ब्रेक होगा। इस टेंडेंसी को क्लीवेज कहते हैं। और इसके नतीजे में जो प्लेन्स बनते हैं, जब ब्रेक होता है और ये जो प्लेन बनते हैं उसको क्या कहते हैं, जो सरफेसेस बनते हैं उस सरफेसेस को क्लीवेज प्लेन कहते हैं, क्लीवेज और प्लेन। दूसरी डिफिनीशन देख ले, ठीक। The plane in which a crystal break into smaller crystal is called cleavage plane। और ये स्मूथ सरफेसेस होते हैं, ये स्मूथ सरफेसेस होते हैं। मजीद इसको डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाए इसका। ये देखो, ये मेका कहलाता है, क्या कहलाता है, मेका। और ये कहलाते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें क्लियर नजर आ रही है क्लीवेज प्लेन, रिमेंबर नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, may be seen with naked eye or may be required a microscope, जैसे कि डायमंड में। तो ये नेकेड आई से नजर आ रहे हैं और ये आसानी से भी ब्रेक होते हैं, हाथों से हम इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वो रेतीले से पत्थर होते हैं पहाड़ी इलाकों में, सही। और इसको मेका कहते हैं। और ये कैल्शियम फ्लोराइड इसमें भी नजर आ रहे हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं, देखो ये इधर क्लियर नजर आ रहे हैं, ये क्लीवेज प्लेन है इसमें, ये क्या है, क्लीवेज प्लेन्स, ठीक। तो ये स्मूथ सरफेसेस होते हैं, इस पे हम क्रिस्टल को पहचानते हैं, इस पे हम क्रिस्टल को पहचानते हैं। और इसके टाइप्स है फिर, बेसल है, क्यूबिक क्लीवेज प्लेन है, ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज प्लेन है, ठीक, प्रिज्मेटिक क्लीवेज प्लेन है। और हमेशा दो जो प्लेन होते हैं वो हमेशा एक खास एंगल पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये आप लोगों को ये अल्फाज इधर मिलेंगे। इनका मैग्नीट्यूड एंगल हमेशा फिक्स होता है हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए। और ये क्रिस्टल की आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स को हम इस क्लीवेज प्लेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स को मेल्टिंग पॉइंट के अलावा हम क्रिस्टल्स को क्लीवेज प्लेन पे भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक। ये मिनरल किस क्रिस्टलाइन शेप से बिलोंग करता है। तो सोडियम क्लोराइड का बड़ा पीस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होता है, ठीक। देखो, जब हम क्या अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किस पे, व्हेन फोर्स और प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्रिस्टल, तो इसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो, किस डायरेक्शन में, जहाँ पे बॉन्डिंग वीक हो तो स्मूथ सरफेसेस बनेंगे। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो छोटे छोटे ओरिजिनल बड़े क्यूब जैसे छोटे छोटे क्यूब देते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स देते हैं, ठीक है। और ये जिन सरफेसेस पे ब्रेक होता है, जिन सरफेस, तो इस सोडियम क्लोराइड में 3 क्लीवेज प्लेन है, जिसमें 3 क्लीवेज प्लेन होते हैं, एक उसमें से वो क्यूब बना सकता है और भी बना सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड सिर्फ क्यूब बनाता है। हर मिनरल्स, हर क्रिस्टल सिस्टम के अलग अलग क्लीवेज प्लेन होते हैं, जिसमें 2 क्लीवेज प्लेन होते हैं वो प्रिज्मेटिक बनाता है। देखो, फर्ज कर ले, ये क्रिस्टल का ये जो येलो लाइन का बॉटम हिस्सा है ना, ये क्रिस्टल का आखिरी पार्ट है, ठीक। ये पूरा क्रिस्टल है, फर्ज कर लिए ये येलो पूरा क्रिस्टल है और इसमें 2 क्लीवेज प्लेन है, लेट सपोज। तो एक तो ये इसका बेस खुद है ऑलरेडी, और अगर ये ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे, मतलब ये तो 1 हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया और ऐसे ब्रेक हो गया, तो देखो एक उसका बेस हो गया, ये इसका क्या है, बेस। मतलब इधर से ये ऐसे इसमें फ्रैक्चर आ गया, ऐसा फ्रैक्चर आ गया और फिर ये फ्रैक्चर ऐसे गया। तो ये 2 प्लेन हो गए, एक ये और दूसरा क्या, ये। और ये खास एंगल पे देखो इधर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये बना
एक ये इस जगह पे ब्रेक हो गया, और इधर से आप दोबारा स्टार्ट ले ली, इधर से लेकर इधर तक ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और फिर इधर से ऐसे हो क्या आया इधर तक। तो ये जो पीस बना, आप लोग मुझे बताइए, देखो ये जो पीस बना ये प्रिज्मेटिक होगा, ये प्रिज्म जैसे होगा। ठीक, तो ये दो प्लेन है असल में, तीन नहीं है। और जब तीन होंगे, अब दोबारा तीन वाला समझ ले, ये फर्ज कर ले, ये देखो इधर से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ऐसे किया, और फिर ऐसे नीचे आया। देखो अब ये क्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा। पर में खास खास एंगल भी होते हैं। तो ये था क्या, क्लीवेज प्लेन। अच्छा, और क्लीवेज प्लेन रिमेंबर मिनरल डिपार्टमेंट में, मिनरलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डायमंड को तराशते वक्त एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि वो उसको वीक जगहों पे क्या कर सके, तराश दे, वीक जगह, वीक जोन पे ब्रेक कर दे, ताकि जो पीसेस बने और वो क्या हो, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रखता हो। ठीक, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रखता हो। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के, क्रिस्टल जब बनता है तो उसकी क्या आदत होती है, किस शेप में बनता है मतलब। ठीक, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट रेफर्स टू द वे अ क्रिस्टल लुक्स। क्रिस्टल बनने के बाद कैसे नजर आता है, बनता कैसे है तो वो नीचे पढ़ेंगे ग्रोथ में। क्रिस्टल बनने के बाद कैसे नजर आता है। ठीक, अपने नेचुरल स्टेट में जिस तरह क्रिस्टल नजर आता है उसको क्रिस्टल का क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। दोबारा दूसरे सेंटेंस में सुन ले, द एक्सटर्नल शेप, रिमेंबर हैबिट एक्सटर्नल है, ठीक है, ज्योमेट्री इंटरनल है। द एक्सटर्नल शेप इन विच a single crystal or group of crystal usually grow। क्रिस्टल यूजुअली जिस तरह ग्रो करता है, ग्रो कैसे करता है तो ग्रोथ में पढ़ेंगे नीचे ये स्लाइड में। ठीक है, क्रिस्टल नॉर्मली जिस शेप में बनता है उस शेप को हैबिट कहते हैं, बस सिंपल। क्रिस्टल नॉर्मली जिस शेप में बनता है उस शेप को, उस एक्सटर्नल शेप को क्या कहते हैं, हैबिट। सोडियम क्लोराइड नॉर्मली, नॉर्मली सोडियम क्लोराइड क्यूबिक हैबिट देता है। सोडियम, ये बीटा 14 का क्वेश्चन भी था। हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक, हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड का जो हैबिट है वो क्या है, क्यूबिक है। अच्छा, लेकिन हैबिट डिपेंड करता है, ठीक है, आगे फर्दर पढ़ेंगे आगे। क्वार्ट्ज का जो हैबिट है वो हेक्सागोनल है, और डायमंड का जो हैबिट है वो ऑक्टाहेड्रल है। डायमंड का ऑक्टाहेड्रल, डायमंड नजर आता है, उसके जो छोटे छोटे पीसेस है वो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक्सटर्नल जो शेप है एक क्रिस्टल का जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। Habit of crystal depends upon different factors like number first, the rate of development of different phases। क्रिस्टल में तो फेसेस होते हैं, तो कौन सा फेस जल्दी बन रहा है, कौन सा आराम से बन रहा है, या सारे इक्वल रेट से बन रहे हैं। अगर हर फेस, बल्कि ये तो आगे आ भी रहा है, लेकिन चलो इधर भी सुन ले उधर भी सुन ले। अगर एक फेस तेजी से बन रहा है, जाहिर बात है, इसका मतलब है एक फेस, एक एक्सिस हो गया। अगर एक क्रिस्टल एक एक्सिस में तेजी से बन रहा है, एक एक्सिस में, तो ये नीडल लाइक होगा। और ठीक, अगर एक क्रिस्टल एक हो, मैं किसी डायग्राम पे जाके ये चीज समझाता हूं, ये देखो, अगर ये फेस देखो, ये एक्सिस है, लेट सपोज ये है जेड एक्सिस या वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है लेट सपोज। तो अगर ये वाई फेस, वाई एक्सिस का फेस, तो वाई एक्सिस के तो दो फेसेस होंगे, तो ये फेस और ये फेस, इन दोनों का रेट इक्वल होगा क्योंकि ये फेसेस सेम है। तो अगर ये फेस जल्दी जल्दी बन रहा है तो ये भी जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक, तो ये वन डायरेक्शनल ग्रोथ कहलाता है, और ये नीडल बनाएगा, क्या बनाएगा, नीडल बनाएगा। और ये जो बाकी है इसकी तरफ ऐसी भी आ रही है। ठीक, ये ग्रोथ से भी रिलेटेड बातें हैं, ये हैबिट से भी रिलेटेड बातें हैं। तो डिपेंड करता है किस पे, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फेसेस हो। अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर, ये ग्रोथ और हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिपेंड करता है रेट ऑफ व्हाट हो, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फेसेस हो। ट्रेस इम्प्यूरिटीज ड्यूरिंग ग्रोथ, इम्प्यूरिटी मैटर करता है, इम्प्यूरिटी कुछ साइड्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो जब कुछ साइड ब्लॉक होंगे, जाहिर बात है दूसरा फेस जल्दी जल्दी ग्रो करेगा उसके मुकाबले में।
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ग्रोथ की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, हीट, प्रेशर की, इन पे डिपेंड करता है। तो हैबिट एक्सटर्नल शेप है जिसमें क्रिस्टल यूजुअली नजर आता है। नाउ ग्रोथ की तरफ आते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, मैंने इधर 5th लिखा है, इसको खैर मैं एडिट करूंगा। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड नंबर 6 दैट इज ग्रोथ, क्रिस्टल ग्रोथ। A crystal commonly grows in typical shape. क्रिस्टल अपने हैबिट के मुताबिक ग्रो करता है, अपने नॉर्मल आदत के मुताबिक ग्रो करता है, ठीक। लेकिन कैसे क्रिस्टल बनते कैसे है, क्रिस्टल की डेवलपमेंट कैसी होती है, क्रिस्टल प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं, इसको क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं, ठीक। तो कैसे बनते हैं, एक तो ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं। अच्छा, बातें थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ, क्रिस्टल स्लो कूलिंग से बनते हैं। ऑफ व्हाट, ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस हमने बोला, देखो, इन विच स्टेट, इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट। सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट ले ले, मतलब वाटर, वाटर को कूल कर दे, कूल कर दे, आइस बनाएगा, या सूप तो वाटर लिक्विड हो गया, बेंजीन लिक्विड हो गया, या मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले ले, मेल्ट कर दे, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दे, सोडियम सल्फेट को मेल्ट कर दे, ठीक। और फिर मोल्टन, मतलब इसमें वाटर नहीं है, मोल्टन में वाटर नहीं होता, और लिक्विड अपने नॉर्मल हालत में है, इसमें सोल्यूशन नहीं है, मोल्टन में सोल्यूशन नहीं है। तो स्लो कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन विच स्टेट, स्लो कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ liquid or molten state. Number second, cooling a hot saturated solution. अब ये solution है, देखो saturated solution, इसका मतलब है सेल्यूट के क्रिस्टल्स बनेंगे सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के नहीं बनाने हैं, सेल्यूट के बनाने हैं। कूलिंग a hot saturated solution from this of the substance concerned, जिसके साथ जो सब्सटेंस हम बनाते हैं उसका हम सोल्यूशन में भी, उसके क्रिस्टल सोल्यूशन के फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, सोल्यूशन से भी बना सकते हैं, ठीक। अब ये सोल्यूशन अगर सैचुरेटेड है तो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड है तो क्या होगा, फास्ट कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो फर्दर सुन ले, द अपेरेंट शेप, अपेरेंट शेप तो हैबिट है, हैबिट है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द मेथड एंड कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन, मेथड एंड कंडीशन, कैसे, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। स्लो कूलिंग फ्रॉम अ स्लाइटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्लाइटली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बनाता है, नॉर्मली यूजुअली लार्ज क्रिस्टल बनाता है, क्या बनाता है, लार्ज। स्लो कूलिंग जब करेंगे, जाहिर बात है, स्लो कूलिंग तो पार्टिकल आएंगे एक जगह पे, स्लो स्लो आएंगे, ठीक, एक सेंटर पे सारे कलेक्ट होंगे, तो जो पीस बनेगा वो बहुत बड़ा पीस होगा, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, रिमेंबर, ठीक है, बेस्ट मेथड है। और ये जो ऊपर सोल्यूशन लेते हैं ना, नॉर्मली इसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, नॉर्मली सॉल्वेंट क्या लेते हैं, वोलेटाइल। अच्छा, तो दोबारा नीचे आ जाइए, स्लो कूलिंग फ्रॉम अ स्लाइटली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूजुअली गिव लार्ज क्रिस्टल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल आएंगे तो एक जगह तक सारे पहुंचेंगे, सही, एक सेंटर पे सारे कलेक्ट होंगे, और ये क्या होगा, लार्ज लार्ज पीसेस देगा। और अगर हम कूलिंग थोड़ी फास्ट करेंगे तो जो जिनको जहां मौका मिलेगा उधर अपने अपने लिए छोटे छोटे क्रिस्टल बनाएंगे, सही, पॉइंट नोट किया। फास्ट कूलिंग से सोल्यूशन के एक साइड पे कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो आपस में क्रिस्टल बनाएंगे, दूसरे कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल है इधर, ये पूरा स्क्रीन सोल्यूशन कंसिडर कर ले, इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ये आपस में जल्दी जल्दी क्या बनाएंगे, छोटे क्रिस्टल, इधर अपने लिए बनाएंगे, इधर अपने लिए, तो छोटे छोटे बनेंगे, क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, सही है, बारीक बारीक होंगे, नाजुक होंगे। क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंस में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। तो देखो, कुछ लार्ज क्रिस्टल भी बन सकते हैं, कुछ स्मॉल भी बन सकते हैं, मेथड आपने डिफरेंट किया तो स्मॉल लार्ज डिफरेंट होंगे, सही। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज की मौजूदगी में क्या होता है, क्रिस्टल के ग्रोथ, सरफेस फेसिस का जो ग्रोथ का रेट होता है ना, फेसिस का, डिफरेंट फेसिस का जो रेट है वो डिफरेंट होता है, सही। 10% यूरिया जब मौजूद होता है तो दो फेसिस ब्लैक होते हैं, दो दो एक्सिस हो, चार फेसिस हो गए, फेसिस तो टोटल 6 है,
और दो फेसेस जो है वो क्या होते हैं, वो ग्रो करना शुरू करते हैं, तो नीडल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नीडल्स। सोडियम क्लोराइड की नॉर्मल आदत क्या है, हैबिट सोडियम क्लोराइड की क्या है? क्यूबिक। वो तो नॉर्मली क्यूबिक बनाता है, लेकिन यूरिया 10% मौजूद है तो सोडियम क्लोराइड के नीडल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? नीडल्स बनेंगे। ये सोडियम क्लोराइड की बात है। सोडियम क्लोराइड नॉर्मली नीडल्स देता है, नॉर्मली क्यूब क्यूब देता है, लेकिन अगर 10% यूरिया मौजूद है तो सोडियम क्लोराइड के क्या बनेंगे? नीडल्स बनेंगे। तो देखो, ग्रोथ डायमेंशन के लिहाज से तीन तरह का है। वन, क्यूब। क्यूब कब बनेगा? जब 3 डायमेंशनल ग्रोथ हो। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखेंगे स्लाइड पे। फ्लैट शीट बन सकते हैं 2 डायमेंशनल ग्रोथ। लॉन्ग नीडल्स बन सकते हैं 1 डायमेंशनल ग्रोथ। ठीक, डिपेंड अपॉन कंडीशन, कंडीशन पे डिपेंड करता है। असल में फेसिस का डिफरेंट रेट। ये तीन तरह के, देखो ये एक क्यूब बना। क्या बना? क्यूब बना। अब गौर से सुनिए, ठीक किस चीज में डिफरेंस? ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, हैबिट और ग्रोथ में डिफरेंसेस देख ले। ये एक क्यूब है, ये एक क्या है? यूनिट सेल है। ये कैसे नजर आ रहे हैं? क्यूब। चाहे इसके अंदर पार्टिकल हो या ना हो। देखो कैसे, ये देख ले। ये दोनों क्या है? ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और ये भी क्यूब है, लेकिन इसका बाद अंदर एक पार्टिकल, इसको बॉडी सेंटर क्यूब कहते हैं। इसके बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है और इसके बॉडी के अंदर पार्टिकल नहीं है। तो ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, लेकिन अच्छा, इन दोनों का एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या? हैबिट। दोनों का हैबिट सेम है, क्यूबिक। बाहर से कैसे नजर आता है? क्यूब। बाहर से कैसे नजर आता है? क्यूब। अंदर से पूरा ये क्या है? बॉडी सेंटर क्यूब है। इसका पूरा नाम क्या है? बॉडी सेंटर क्यूब ज्योमेट्री। और इसका ये सैंपल क्यूब है, इसको सैंपल क्यूब कहते हैं, और ये बॉडी सेंटर क्यूब कहलाता है। एक और क्यूब है, उसको फेस सेंटर क्यूब कहते हैं। उसके हर फेस पे पार्टिकल होता है। तो देखो इनकी ज्योमेट्री आपस में डिफरेंट है। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर पार्टिकल है और इसके बॉडी के अंदर पार्टिकल नहीं है, लेकिन इन दोनों के हैबिट क्या है? सेम है। अच्छा, तो अब ये देख लीजिए, एक हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब, तो ये इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। और ज्योमेट्री में क्या आता है? ज्योमेट्री में तो एंगल्स आते हैं। क्या आते हैं? डिस्टेंस हो और एंगल्स हो। ये एक क्यूब है। अगर इसका ये फेस फर्ज कर ले, ये हमने क्या लिया था इससे पहले? वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे ग्रोथ होता है तो दो फेसिस पे ग्रोथ होगा, ये और ये नीचे वाला, और ये नीडल देगा। क्या देगा? नीडल लाइक स्ट्रक्चर देगा। 1 डायमेंशनल ग्रोथ इसको कहते हैं। 2 डायमेंशनल, अब अगर ऐसी भी ग्रोथ हो रहे है और ऐसी भी ग्रोथ हो रहे, ये कौन सा डायरेक्शन है? शाबाश। मतलब ये शेडेड एरिया जहां पे अप पॉइंटर है, और ये जो एक लाइन नजर आ रहे है, ये लेट सपोज एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ग्रोथ हो रहे, ये वाला इधर ग्रोथ हो रहे, इधर ग्रोथ हो रहे, तो ये तो एक एक्सिस हो गया। और इधर ग्रोथ हो रहे और ये नीचे ग्रोथ हो रहे, और ये जो फ्रंट वाला है इस पे भी ग्रोथ नहीं हो रहा। तो जब दो डायरेक्शन में, जब चार फेसेस पे ग्रोथ होगा, चार फेसेस पे, चार फेसेस दो डायरेक्शन बनाते हैं, तो इसको 2 डायमेंशनल ग्रोथ कहते हैं। और ये शीट बनाएगा। क्या बनाएगा? शीट बनाएगा। और अगर इधर भी ग्रोथ हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, तो इधर फ्रंट पे और पीछे ये एक डायरेक्शन है। ठीक, और तो फिर जो है हमारे पास क्या होगा? 3 डायमेंशनल ग्रोथ होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।